स्वागत है आपका विशाल शिवरे जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। हम लोग जब भी मिलते हैं आजकल जो खाड़ी युद्ध की स्थिति है उसके बारे में चर्चा करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शुरू में कि खाड़ी युद्ध में धीरे-धीरे करके वो खात्मे की तरफ जा रहा है। हालाँकि आपकी भविष्यवाणी थी कि अगस्त में बहुत बड़ा युद्ध होगा। इतना बड़ा युद्ध होगा कि वो विश्व युद्ध तक में बदल सकता है। और आपने पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि अभी जो झड़प हुई है ईरान और अमेरिका के बीच में, ये थोड़ी-सी अभी मंद पड़ जाएगी और फिर दोनों में एक तरह की सलाह हो जाएगी और अगस्त में जाके फिर मामला भड़केगा। लेकिन जो बिल्कुल मौजूदा हालात हैं, जो ताज़ा खबरें हैं, वो बता रही हैं कि अभी सलाह होने की स्थिति काफ़ी कम है, उसकी संभावना काफ़ी कम है। क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार कस्में खाई जा रही हैं कि हम बदला लेंगे, हम और ज़्यादा हमले करेंगे, हम सबक सिखाएँगे, और ईरान कह रहा है कि हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं आपका जवाब देने के लिए। आप अगर एक मारेंगे तो हम भी एक, कम से कम एक तो मारेंगे ही, अगर 2 ना मारें। 1 थप्पड़ मारेंगे तो हम भी 2 थप्पड़ ना मारें तो 1 थप्पड़ हम भी मारेंगे। इधर सर इज़राइल भी लगातार लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है, रुक जाता है, फिर हमले कर देता है। ऐसा लगता है कि ट्रम्प के साथ उसकी एक मिली-भगत है। ट्रम्प ऊपर से तो डाँट-डपट करते रहते हैं, लेकिन वो इज़राइल को रोक पाने में असमर्थ हैं। या पूरी डिज़ाइन ही इस किस्म की है कि डाँट-डपट भी होती रहे और साथ में हमला भी चलता रहे। ये भी स्थिति है। फिर जो होर्मुज़ जलडमरू मध्य है, वो बंद पड़ा हुआ है। पिछली बार आपने बताया था कि जो दूसरा वाला जलडमरू मध्य है, जिसका नाम मैं भूल भूल रहा हूँ, वो भी चोक पॉइंट बन सकता है। वो चोक पॉइंट बन गया तो बिल्कुल भारत का जो लाल सागर को एजियन सागर से जोड़ता है, हैं? वो बिल्कुल यहाँ का बिल्कुल कबाड़ा हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था की हालत ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था में से डॉलर लगातार निकल रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। आज ही मैंने एक बहुत बड़े अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर से बातचीत की है, प्रोफ़ेसर अरुण कुमार से। उन्होंने सिस्टमैटिकली बताया है कि डॉलर बड़ी तेज़ी के साथ बाहर जा रहा है। उन्होंने एक और बात बताई है जो हम लोगों को पता थी, लेकिन हम उसको महत्व नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने बताया है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इस विदेशी मुद्रा भंडार में जो भी बताया जाता है कि 700 साढ़े 700 या 800 बिलियन डॉलर हैं, ये दरअसल भारत के, इनका बड़ा हिस्सा भारत का अपना कमाया हुआ नहीं है। ये करेक्ट। हिस्सा दरअसल बोरोइंग है। बोरोइंग यानी जैसे जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपके यहाँ एफडीआई किया, फॉरेन डायरेक्ट एचडीआर इन्वेस्टमेंट किया, एच हैं? एच एचडीआर हाँ, नहीं फॉरेन डायरेक्ट, हाँ, एसडीआर तो है ही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया आपने, तो वो पैसा आपका आपका नहीं है, मतलब आप उस करेक्ट। पैसे को अपना नहीं कह सकते। मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो करते हैं, इन्वेस्ट हैं, तो वो आपका पैसा नहीं है। वो जब चाहेंगे तो उसको वापस ले जाएँगे, और वो तो आजकल ले बहुत गए तेज़ी के साथ वापस ले जा रहे हैं। तो ये ले जो, गए हाँ, ये जो बताए जाते हैं कि हमारे पास इतने डॉलर, इतने बिलियन डॉलर हैं, दरअसल ये एक तरह का आँखों का धोखा है। तो ये भी तेजी के साथ जा रहे हैं इस वक़्त, इसमें से भी और कमी आ रही है। इसीलिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि डॉलर किसी तरह आएँ, उसके लिए वो एनआरआईज़ की तरफ देख रही है, और भी तरह-तरह के इंसेंटिव देने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ बहुत बुरी हालत है, और अगर वहाँ पर बुरी हालत और बढ़ गई, मतलब दूसरा जलडमरू मध्य भी चोक हो गया, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को तो भट्टा बैठ जाएगा। अभी मोदी जी में कम से कम इतनी ऊर्जा है कि वो एक दूसरे की पीठ ठोक रहे हैं कि हमने भाई जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं ये लोग सब, हैं? फिर इनके अंदर ये ऊर्जा भी नहीं रह जाएगी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की, क्योंकि मारपीट शुरू हो जाएगी। सड़कों पे जो है वो एनर्जी राइट्स शुरू हो जाएँगे। ये हालत हो जाएगी भारत में। इसमें समय लग करेक्ट। सकता है और हम चाहते नहीं कि ऐसा हो। हम कोई कामना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तो जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसकी व्याख्या तो हम करेंगे ही। तो करेक्ट। और दूसरे भारत के लोग जो पानी के जहाज पे हैं, उनका क्या हाल हुआ है, किसने किया है, ये भी कोई छिपी नहीं। तो विशाल जी, इस नई परिस्थिति में ज़रा फिर से इस पूरी परिस्थिति के ऊपर गौर कीजिए। धन्यवाद अभय जी। अभय जी, मैं एक जवाब से आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। हुँ, आ, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो ये कर रहे हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि पूरा नैरेटिव मेरे हाथ में है, हुँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और हुँ, परिस्थितियां बिल्कुल जैसा मैं चाहूंगा वैसी चलेंगी। हुँ, हुँ, इसलिए वो ये अटैक की स्थिति में उतरे, इसीलिए उन्होंने भारत के जहाज़ों पे अटैक किया हुँ, और यही चीज़ भारत के प्रधानमंत्री ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ, पीठ थपथपा के, कि हुँ, इंडिया का सारा नैरेटिव मेरे कंट्रोल में है हुँ, और मैं जैसा चलाऊँगा वैसा चलेगा, सब कुछ सही है। हुँ, और सच्चाई ये है अभय जी, दोनों ही लीडर के परिस्थितियाँ विपरीत है।
डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में भी नैरेटिव और स्टोरी नहीं है, हम्म भारतीय प्रधानमंत्री के हाथ में भी नैरेटिव और स्टोरी नहीं है। हम्म और दोनों ही लीडर ने हम्म ये अपने ऊपर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड जान पूछ के लिया हुआ है, हम्म ये अमेरिका ने भी और भारत ने भी। हम्म तो ये तो है बहुत ही संक्षेप में इसका जवाब। अब मैं इस जवाब को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हम्म पहले अपन ये समझते हैं कि अमेरिका ने ये अटैक अचानक क्यों किए। जब हम्म एक सब कुछ उस पर जा रहा था बातचीत के जरिए निकलने पे, तो अमेरिका ने आखिर अटैक करने की मजबूरी क्या बनी। हम्म अबे जी, अमेरिका के अटैक करने की मजबूरी ये बनी कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो एक पेज का पेपर भेजा ईरान पे, और वो ईरान ने वो पेपर देख के मना कर दिया कि इसमें तो हम जो बात करके आए थे वो तो कुछ भी नहीं है। हम्म उस बात से खफा होकर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अपने हाथ से नैरेटिव ना निकल जाए, ईरान ने प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया अमेरिका पे, उसके इसराइल के बेसिस पे अटैक कर दिए हैं। उस बात से, और एनर्जी प्राइसेस नहीं बढ़ जाए। कल अमेरिका में इन्फ्लेशन का डेटा आया है, 4.2% इन्फ्लेशन है, 30 साल का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है। महंगाई चरम सीमा पे है, $6 साढ़े $6 पर गैलन पेट्रोल की प्राइस हो रही है वहां पे। इस अंडे की प्राइस बहुत है, मिल्क बहुत महंगा हो गया है, सब्जी बहुत महंगी हो गई है। जो रेस्टोरेंट में आप पहले खाना खाने जाते थे, एक सब्जी और एक एक वहां की डिश वगैरह $17-18 की आती थी, आज वो बढ़ के करीब करीब $35-40 की हो गई है। अच्छा। इस बात से अमेरिकन बहुत ज्यादा त्रस्त हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी जनता को दिखाना चाहते हैं, जो उनकी मागा जनता है, कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। और उस पर मैं बाद में आऊंगा। एक तरह से मागा की जनता की नजर में डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से सब कुछ कंट्रोल में है भी। मैं अब आपको इसका दूसरा पहलू बताता हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने परसों ईरान पे अटैक किए, तो ईरान ने 21 बेसिस पे अटैक किए। 21 अटैक किए उन्होंने। उसमें से 3 कंट्रीज में अटैक हुए, मेन जॉर्डन, कुवैत और बहरीन। अब आप ईरान की रणनीति देखिए और ईरान की सैन्य क्षमता देखिए। उन्होंने जो जॉर्डन पे अटैक किया, वो 100 किलोमीटर लंबा बेस है, बहुत बड़ा बेस है। जी। बहरीन पर जो अटैक किया, वो 3.5 किलोमीटर लंबी उनकी एयर स्ट्रिप है, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। अभय जी, उन्होंने बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली और अपने सिद्धांतों के हिसाब से पूरे इस पर अटैक किया। ईरान ने पहले ही बोला था कि हम उन देशों पे अटैक करेंगे जहां से ये अटैक आ रहे हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी, इस वाले अटैक में यूएई और ओमान और उस कतर पे कोई अटैक नहीं हुआ। इन तीनों कंट्री से इस बार के जो अटैक थे वो आए नहीं है। और मुझे लगता है, जो मैंने आपसे पिछले कई प्रोग्रामों में कहा था, 1-2 प्रोग्राम पहले कहा था, कि पूरी दुनिया अपना रीअलाइनमेंट कर रही है ईरान को लेके। रशिया और चाइना ने रीअलाइनमेंट कर लिया है। मुझे लगता है यूएई और इसने भी अपना रीअलाइनमेंट कर लिया है। यूए ने भी कतर कह दिया था कि हमारे एयर स्पेस का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हमले करने के लिए। कतर ने भी ये बोल दिया है। अब मुझे लगता है अगला नंबर बहरीन और जॉर्डन का है। कुवैत ये मना कर ही चुका है, इराक। तो आप देखिए अभय जी, जो मुझे लग रहा है स्थिति ये बनने वाली है अभय जी, और जो होने वाली है इस युद्ध से, जो कि 28 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खमेनी साहब पे अटैक करके और उनसे चालू किया था। मुझे ऐसा लगता है अगले 18 से 24 महीने के अंदर ईरान दुनिया की बहुत बड़ी वैश्विक ताकत बन के उभरेगा। जी। ये आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा। दुनिया का रीअलाइनमेंट ट्रंप साहब ने कर दिया है। जी। आप 18 महीने बाद से लेकर 24 महीने तक की रेस में देखेंगे, ये चलता रहेगा ऐसी धीरे धीरे करके। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब को जाने में 24 महीने हैं करीब करीब। तब तक आपको मैं 3 सिनेरियो बताता हूं। सबसे पहला, दुनिया का सबसे बड़ा पावर होगा अमेरिका, आज की स्थिति से घट के। दूसरा होगा चाइना, जो ऑलमोस्ट अमेरिका के बराबर होगा। तीसरे नंबर पे होगा रशिया, और चौथे नंबर पे होगा ईरान। ये रीजनल पावर की बात कर रहा हूं मैं आपसे। रीजनल पावर का मतलब
कि इस ईरान का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस केवल अकेले ईरान पे नहीं, उसके आसपास के सभी देशों पे होगा, जो कि इधर जॉर्डन तक, इधर पाकिस्तान तक, पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी सैन्य ताकत और लीडरशिप ताकत के रूप में ईरान उभरने वाला है। तो ये तो है इस युद्ध का आउटकम। अब अपन ये देखते हैं कि ये युद्ध आखिर, अब आपको एक चीज और समझाता हूं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपके और आपके दर्शकों को, कि एक बार बार आप चीज देखते होंगे, डोनाल्ड ट्रंप साहब रोज सुबह उठते हैं और 28 फरवरी से ये बोल रहे हैं, तीन बातें वो लगातार 28 फरवरी से बोल रहे हैं। सबसे पहली तो ये कि हमने ईरान को नेस्त नाबूद कर दिया, उसकी मिलिट्री खत्म कर दी, आर्मी खत्म कर दी, नेवी खत्म कर दी, रडार खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। रोज सुबह, आज सुबह भी उन्होंने बोला कि हमने कर दिया कल रात को। उससे पहले 2 दिन तक ट्वीट देखोगे आप, तब भी लगेगा कि हमने कर दिया। तो आखिर ये ऐसा कौन सा जादू का घड़ा है जो 2 दिन में भर जाता है? पानी का, वो आप देखते होगे मेले वेले में पहले चलते थे, वो वाटर लोग ऑफ पानी इंडिया, निकालते, वाटर वाटर ऑफ ऑफ इंडिया, इंडिया। वाटर ऑफ इंडिया, गोगिया पाशा वाटर ऑफ इंडिया। वाटर ऑफ बचपन इंडिया। में देखा था मैंने, हर प्रोग्राम के बाद वो कोने में जाता तो एक घड़े से पानी गिराता था, वाटर ऑफ बिल्कुल। इंडिया। तो वो जो ईरान का जो वाटर ऑफ ईरान है, ये कौन सा ऐसा वाटर ऑफ ईरान है जो खत्म ही नहीं हो रहा है, और जबकि वो रेगिस्तान है। अबे जी, मैं आपको उसको बहुत बहुत ही एक 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 सब सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ आपको, ये आखिर है क्या। अबे जी, है क्या कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक रियल एस्टेट के ब्रोकर थे, पहले डेवलपर थे, और उन्होंने मकान अकान बेचे हैं। जिंदगी में कभी प्रेसिडेंसी के लिए उन्होंने ट्राई करा ही नहीं। अच्छा, वो अचानक यूएस की राजनीति में छल करके या छदम करके या किस तरह का प्रपंच रच के वो प्रेसिडेंट बन गए। अब उन्होंने कभी सैन्य क्षमता क्या होती है इसकी कोई स्टडी तो की नहीं है। अच्छा, इससे उनके जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, जिसको वॉर मिनिस्ट्री ऑफ वॉर बोल रहे हैं, वो पहले टीवी के एंकर थे। तो उन्होंने भी कभी किसी मिलिट्री शिप पे गए ही नहीं, कभी कुछ देखा ही नहीं, उन्होंने तो बस केवल शूटिंग करी। तो क्या है अभय जी, इनको ये पता नहीं है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब बोलते हैं कि मैं ईरान पे एक आर्मगड्डा भेजने वाला हूं। भाई, हर दुनिया के पास ऐसी आर्मगड्डा होते हैं भाई साहब, अकेले तुम्हारे पास नहीं है। तो वो क्या है अभय जी, वो खुद की अमेरिका की सैन्य शक्ति को वो जानते नहीं, उनको अनुभव नहीं है। वो उसको पता नहीं क्या समझते हैं। वो समझते हैं कि 4 बम फेंक देंगे तो पूरा देश नेस्त नाबूद हो जाएगा, और 2 अगर वो गिरा देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो उनकी जो इमेजिनेशन है वो बड़ी एक रियल एस्टेट के ब्रोकर की इमेजिनेशन है। उन्होंने उनको कभी उन्होंने कंट्री देखी नहीं, कभी ऐसा कभी उन्होंने अपना राजनीतिक करियर करा नहीं उन्होंने। और यही हाल उनके डिफेंस मिनिस्टर का है, जो आज बयान दे रहे थे कि हम ईरान को नेस्त नाबूद कर देंगे। इफ दे वांट टू नेगोशिएट विद बॉम्ब्स, वी आर नेगोशिएटिंग विद बॉम्ब्स। ये स्टेटमेंट था। जब ये स्टेटमेंट उन्होंने बोला, तभी मुझे समझ में आ गया कि ये भाई तो टीवी एंकर है, और ये टीवी की हेडलाइन से बाहर निकल नहीं पा रहा। तो ये तो दूसरी स्थिति है। अब आपको ग्राउंड की स्थिति बताता हूं मैं, ईरान में आखिर चल क्या रहा है। अब जी, ईरान के लोग बड़े, जो ईरान में अशांति थी, लोग सरकार से दुखी थे, क्योंकि वहां 2-3 साल से पानी नहीं गिर रहा था। तेहरान शहर है पूरा वो सूखे में था। मैंने जो सारे शहर घूमे हुए हैं, मैं वहां करीब 2 साल रहा हूँ। जिन शहरों पे बम गिरते हैं उनकी नाम सुनता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। बहुत ही सुंदर शहर है बंदर अब्बास, बहुत ही सुंदर जगह है। ये पोर्ट सिटी है, एक और पोर्ट सिटी है बीआई के, बंदर इमाम खोमेनी। बहुत ही एक शहर है अहवाज, बहुत ही सुंदर सुंदर शहर है ये सब। सिराज, ब्यूटीफुल सिविलाइजेशनल शहर है ये लोग, ये शहर। अभय जी, वहां पे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होते थे, लेकिन इस वॉर के कारण सारे का सारा देश एक खड़ा हुआ है, और एक लीडरशिप के साथ खड़ा हुआ है। जो ईरान 25-30 साल से संघर्ष कर रहा था अपने लोगों को एक साथ लाने की, और उनको ये डर था बहुत बड़ा कि हमारी यंग जनरेशन हमारे साथ खड़ी होगी कि नहीं, कहीं वो इस परेशानी से हमसे विद्रोह नहीं कर दे। आज सारी की सारी यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, सब उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये तो है ईरान की स्थिति। और सारे के सारे लोग अपने घरों में नहीं सोते हैं, रात को रोडों पर सोते हैं। पूरी रात वो लोग रोडों पर रहते हैं, जिससे अटैक हो जाए तो हमको दिक्कत नहीं आए कुछ। अबे जी, ईरान को हरा पाना मुश्किल है। ईरान में जो एनर्जी है,
जो स्वाभिमान की भावना है वो हराना मुश्किल है। हम्म अब केवल और केवल इस लड़ाई में अमेरिका को चांटे पड़ने की स्थिति बची है। वो रोज खाएंगे और रोज हम्म पिट के फिर वापस आ जाएंगे, हम्म क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक बात और समझ में आ चुकी है हम्म कि मेरे ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने की मेरे ऊपर कोई कॉस्ट नहीं है। हम्म अगर वो बोलते हैं कि 300 बम फेंक के आओ, तो उसके हम्म बिल उनको नहीं भरने, हम्म उसके बिल भरने हैं। उसके बिल के लिए अमेरिका फिर उधार ले लेगा, हम्म क्योंकि आज अमेरिका पर 38-39 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। हाँ, डेट बहुत है। इस डेट बहुत है। डेट बहुत। इस लड़ाई में करीब करीब $2 ट्रिलियन के आसपास का नुकसान उनका हो चुका है ओवरऑल मिला के। हम्म तो उनको लग रहा है हम $2 ट्रिलियन और ले लेंगे उधार, हमें क्या दिक्कत है। हम्म ये उधार का युद्ध है पूरा। हम्म नहीं, ये तो आपने खैर बहुत अच्छा विश्लेषण किया, और आपने जिस तरीके से ट्रंप की मजबूरियों और लगातार नियंत्रण उनके हाथ से फिसलता जा रहा है, लेकिन वो जिस डगर पे चल रहे हैं, इसी डगर पर चलने के लिए अभिशप्त भी हैं। उन्हें चलना ही इस डगर पे है, क्योंकि इस डगर पर नहीं चलेंगे तो पराजय खुलकर स्वीकार करनी पड़ेगी। वो जैसे ही पराजय उन्होंने खुल के स्वीकार की, वैसे ही राजनीति उनकी डबल जीरो में बदल जाएगी। वो तो उनकी पूरी कोशिश है कि जो कुछ भी उनके पास समय बचा है, उस समय में किसी तरीके से वो अपनी इज्जत बचाए रहें और वो लेम डक राष्ट्रपति बनने की तरफ न जाएं। ये उनकी पूरी कोशिश नजर आती है। ईरान ने बहुत झेला है, बहुत तकलीफें उठाई हैं, बहुत कुर्बानियां दी हैं ईरान ने। पूरे मुल्क को तकरीबन अमेरिका ने खंडर सा बना दिया उनके। लेकिन इसका कुल मिलाकर संचित परिणाम ईरान के पक्ष में जा रहा है, और भविष्य में ईरान एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा, कम से कम एक क्षेत्रीय ताकत के रूप में। आपके विश्लेषण से मुझे ये भी लगा कि सऊदी अरेबिया, जो कि ईरान के साथ खाड़ी का नेतृत्व करने के लिए कंपटीशन कर रहा था, है, वो दरअसल ईरान के इन तेवरों को देख के और ईरान की इस फौजी कामयाबी को देख के उसने कंपटीशन से अपने आप को हटा लिया है। अब उस पूरे इलाके पर ईरान का ही वर्चस्व होगा एक तरह से, क्योंकि 9 करोड़ आबादी वाला सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा सिविलाइजेशनल देश है, और रूस और चीन उसके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि ईरान एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। निश्चित रूप से एक बहुत ही शक्तिशाली क्षेत्रीय ताकत के रूप में ईरान उभरने जा रहा है। अब जरा हम और आप वहां रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, लेकिन हैं तो हम दोनों भारतीय, और हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। तो हमें तो देखना पड़ेगा कि भाई नरेंद्र मोदी जी की क्या दिक्कतें हैं। हमें नरेंद्र मोदी जी के साथ, मैं नरेंद्र मोदी का कितना भी आलोचक हूं, मैंने एक कामना कभी नहीं की कि भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी उसके नेता है। इसमें मेरा स्वार्थ है। भारत की अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी तो मेरी आमदनी भी नीचे जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी तो मेरी खुशहाली भी कम होगी। मेरी बहबूदी तभी हो सकती है कि भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा बेहतर हो। तो इस वक्त मोदी जी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने में लगे हुए हैं। अपने आप को जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा लंबी समय तक सत्ता पर काबिज रहने वाला नेता बता रहे हैं। उसके अंदर भी तिकड़म है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। उन्होंने नेहरू के 1947 से और 52 तक का जो प्रधानमंत्री थे उसको माइनस कर दिया है उन्होंने। वो चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे। वो ये जवाब नहीं दे रहे सरदार पटेल भी चुने हुए गृह मंत्री नहीं थे। भाई बीजेपी के स्वघोषित हीरो तो सरदार पटेल है ना, वो नहीं बता रहे कि वो उनके चुने हुए। तो वो ये सब तिकड़म करके उन्होंने मोदी जी के वो किया है। दिक्कत की बात मुझे ये लग रही है कि अगर ये अभी भी नहीं संभले तो इनके पास फिर संभलने का मौका ही नहीं रह जाएगा, और खाड़ी युद्ध इनके लिए काल बनकर आएगा मोदी जी के लिए। मोदी कितना भी नैरेटिव चला लें, अगर व्यवस्था नाकाम हुई तो पैसे काम तो पैसे से ही चलता। जी तो बेशक। जी आपका असेसमेंट एकदम सही है। इंडिया के असेसमेंट पे आने से पहले मैं आपको सऊदी अरेबिया और ईरान का असेसमेंट खत्म कर देता हूँ। सऊदी अरेबिया, जो ये कहना गलत है कि सऊदी अरेबिया ने सब कुछ ईरान को दे दिया है। सऊदी अरेबिया ने ये समझ लिया है कि अब ये क्षेत्र हम दोनों को मिलकर चलाना है। अच्छा। इस लड़ाई में सऊदी अरेबिया ईरान के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा। सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है, MBS जिनका नाम है, मोहम्मद बिन, उन्होंने बहुत ही मैच्योरता का और दूरदर्शिता का परिचय दिया इस पूरी लड़ाई में। उन्होंने जिस तरह से अमेरिका से कुछ दिन पहले अपना डॉलर का खत्म किया और चाइना से युआन के पैक्ट किया ऑयल को बेचने के लिए, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने UAE को हैंडल किया,
जिस तरह से उन्होंने अपने इकोनॉमिक कंट्री के इकोनॉमिक एम्बिशंस को एक नई दिशा और एक नई दिशा के साथ साथ में एक नया ऊर्जा प्लस एक नया कौशन कहना चाहिए। वो पहले यंग की तरह बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी पिछले 2-3 साल के अंदर बहुत ही मैच्योरिटी का परिचय दिया है। वो बहुत ही वर्ल्ड के बहुत ही होशियार नेता के रूप में उभरने वाले हैं आगे आने वाले समय में, और उनको पता है कि भविष्य उनका है। तो बिल्कुल ईरान एक विश्व शक्ति के रूप में, रीजनल शक्ति के रूप में उभरेगा। वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्ति होगा। पैसा सारा सऊदी अरेबिया का होगा, और ताकत और एक थॉट लीडरशिप ईरान की होगी। और इसमें एक महत्वपूर्ण आखिरी बात जो है, वो जो बहुत जरूरी थी, ये सारी जो कयामत थी या एक सारी प्रॉब्लम थी, वो इजराइल की क्रिएट की हुई थी अभय जी। इजराइल ने अपने इंटरेस्ट के लिए इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका के साथ मिलकर ये सब चालू किया था, और अब वो पटाक्षेप की तरफ जा रहा है। अब इस सब में जब खत्म होगा तो इजराइल का पूरी इजराइल की पॉलिटिक्स, पूरी इजराइल की गलत राजनीति भी सामने आके खत्म हो जाएगी। तो ये तो है इसकी स्थिति। अब रही बात भारत की स्थिति, अबे जी कई कई बार आप कर्जा नहीं लेते, आप उधार की परेशानियां भी मोल ले लेते हैं। तो भारत में आज जो एनर्जी संकट है या आर्थिक संकट है, वो अपना उधार का लिया हुआ एनर्जी संकट है। देखिए, भारत को अगर अपन आर्थिक रूप से देखें तो इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था, सिवाय उसकी खुद की गलतियों के। और अगर आप पिछले कुछ सालों की सरकार की या ओवरऑल स्थिति देखें, तो भारत जिस रास्ते पे जा रहा है, वो मोदी जी के खुद के बनाए हुए प्लान के हिसाब से भी नहीं जा पा रहा है। जी। भाई मोदी जी ने कहा था कि मैं 2022 तक सबको मकान दे दूंगा, मैं बहुत सारी चीजें कर दूंगा, ऐसा कुछ भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के खुद के बनाए हुए पैरामीटर्स पे भी अर्थव्यवस्था सही नहीं उतर रही है। जी। उन्होंने कहा था कि मैं कर्जा उतार दूंगा। आज भारत पे सबसे ज्यादा, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा कर्जा आज की डेट में है। और अभी एक नई स्थिति खड़ी होने वाली है भाई जी, वो ये खड़ी होने वाली है जो अमेरिका में आज खड़ी हुई है। अपने ऊपर इतना कर्जा हो जाएगा कुछ दिनों बाद कि उसके ब्याज को भरने के लिए ही सारा का सारा टैक्स चला जाएगा। और मैं आपको बहुत ही संक्षेप में उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपने मकान के लिए एक बैंक से लोन लेते हैं, बैंक आपको 15 साल का लोन देती है, तो आपकी इनकम में से एक पोर्शन वो लोन हर महीने कटता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मकान तो आज मिल गया, लेकिन आपने अपनी 15 साल की इनकम और आजादी आपने बैंक को दे दी। आप ध्यान से समझिएगा, आजादी और इनकम 15 साल की आपने बैंक को दे दी। अब 15 साल तक बैंक आपसे वो आजादी और इनकम रोज हर महीने लेता रहेगा। यही स्थिति एक देश के साथ होती है। जब आप कर्जा ले लेते हैं तो अब ये कर्जा कौन चुकाएगा? देश का लिया हुआ कर्जा, देश का लिया हुआ कर्जा यहाँ की जनता चुकाएगी। अब जनता, सरकार चुकाएगी, सरकार जनता से टैक्स लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी टैक्स देंगे आने वाले 30 सालों तक, वो सारा का सारा पैसा जो है वो इन कर्जे चुकाने में जाने वाला है। तो मोदी जी तो कर्जा लेके अपना प्रोग्राम करके चले जाएंगे। इस देश की जनता ये कर्जा चुकाएगी अगले 30 सालों तक। और असली जनता कौन चुकाएगी? ये हमारा तो चुकाएंगे नहीं, हम तो निकल जाएंगे इस दुनिया से ऊपर। ये असली कर्जा जो चुकाने वाली है वो भारत की यंग जनरेशन चुकाने वाली है, जो कॉकरोच है। तो इसलिए जब आपने उस दिन कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया, जब मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है ये कॉकरोच नहीं है, ये देश के पहरेदार है, इनको कर्जा चुकाना है। जो कर्जा अपन ले रहे हैं, ये कर्जा ये यंग जनरेशन को चुकाना है। बिल्कुल। तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही स्थिति में है, और लॉन्ग टर्म अर्थव्यवस्था तो बहुत ही ज्यादा उसमें है, प्रॉब्लम में। ताज्जुब होता है देख के ये कि नरेंद्र मोदी के जो सलाहकार हैं, वो उनको इस संगीन हालत के बारे में चेता क्यों नहीं रहे हैं। कल ही एक विशेषज्ञ से मैंने बात की, जो बड़ी लोकप्रिय एंकर भी हैं, साथ में अपना प्रोग्राम भी चलाते हैं। तो उनका कहना ये था कि मोदी जी के जितने भी सलाहकार हैं वो सब चाटुकार हैं, वो बस वही बात कहते हैं जो मोदी जी सुनना चाहते हैं, और इसके अलावा वो मोदी जी को कोई सही सलाह नहीं देते। मतलब उनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो देश के हित में मोदी जी को कोई सलाह दें।
हैं, ये उनका कहना है। दूसरे विशेषज्ञ का कहना ये था कि ये सब दरअसल इसी तरह की सलाह देने की ट्रेनिंग इनको मिली है। ये इसके अलावा इनके पास और कोई दूसरी ट्रेनिंग नहीं है। इस तरह की बातें मुझे सुनने को मिली और बड़े विश्वसनीय लोगों से सुनने को मिली। तो ऐसी परिस्थिति में तो देश का भविष्य पूरी तरीके से अंधकारमय है, विशाल जी। नहीं भाई जी, मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट बोलूंगा इस पर। नहीं हाँ। भाई जी, मेरे को दोनों बातों में डिफर करता हूँ मैं। उनको सलाह देने वाले लोग अच्छे हैं, होशियार हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन वो सलाह नहीं मानते, उसके पीछे एक रीजन है। हुँ, पूरी डिजाइन के हिसाब से पहले एक 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 डिजाइन के हिसाब से जो मुझे लगता है वो एक जो हो रहा है इस देश में वो डिजाइन के तहत हो रहा हुँ, है। चाहे आपको लग रहा हो इकोनॉमी बुरे पे जा रही है, तो इकोनॉमी को बुरा करना डिजाइन, अच्छा। वो तो मतलब निश्चित इसके है। पीछे एक योजना है। पूरी एक फुल प्रूफ योजना है। हुँ, उस योजना के परिणाम आप 10-20 साल बाद देखेंगे कि इसका भारतीय जनता पार्टी और उसके चलाने वाले संघ को कैसे फायदा होता है। उनको इस देश को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने में फायदा नहीं है, हुँ, ये मैं आपको गारंटी से दे सकता हूं। हुँ, इस देश को गरीब बनाने में ही उनका राजनीतिक भला है, हुँ, पहला तो ये। दूसरा भाई जी, अभी भारत के में खाड़ी क्षेत्र, वापस चलते हैं खाड़ी क्षेत्र में अपन। अमेरिका ने भारत के 4 जहाजों पे अटैक किया हुँ, और उसके अंदर 3 सैनिक, 3 अपने शिप के जो नाविक थे, चलाने वाले, वो 3 लोग उसके अंदर कल शहीद भी हो गए। हुँ, और भारत सरकार ने उनके चार्ज दी अफेयर को बुलाया है और उसको बोल के विरोध व्यक्त किया, और आज भी एक जहाज पे अटैक कर दिया अमेरिका ने, इन सबके बाद भी। हुँ, इसके पीछे भी बहुत बड़ी राजनीति है। और वो राजनीति, जिस पिछले एक प्रोग्राम में आपने बात की थी कि हमें नरेंद्र मोदी जी को जो समझाना है, कि बताना है कि साहब आपके पास घुटने ही नहीं, रीढ़ की हड्डी भी है। हुँ, तो उन्होंने उस रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल किया और उन्होंने अमेरिका के चार्ज दी अफेयर को बुला के इस बारे में बोला कि आप इन जहाजों पे अटैक मत करें। हुँ, लेकिन वो रीढ़ की हड्डी वो पूरी तरह से समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए, और वो एक अलग तरह से किया, क्योंकि उन्होंने उसमें ये नहीं बोला कि आप हमारे जहाजों पे अटैक मत करें। अभी जो लेटेस्ट जहाज पे अटैक किया है, वो प्लेटू करके एक जगह है, वहां का फ्लैग फ्लाई कर रहा था। इससे आज जो अटैक किया है वो गाम्बिया के जहाज पे अटैक किया है। और ये सारे के सारे जहाज जो हैं, वो भारत के रजिस्टर्ड जहाज नहीं है अवैध जी। हुँ, उन पे भारत का झंडा भी नहीं था, उन पे भारत के जहाज भी नहीं था, वो भारत का तेल भी नहीं ले जा रहे थे। हुँ, वो जहाज भारत का तेल नहीं ले जा रहे थे, और ना वो भारत के लिए तेल लेके आ रहे थे। हुँ, वो जहाज का प्रोटेस्ट करने का कारण क्या था, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। हुँ, भाई आपने, या तो आप उन जहाजों के मालिक को बुलाएं हुँ, कि भाई साहब, या तो उसके मालिक ने बोला कि मेरे जहाज पे अटैक हो गया। भाई वो ना तो भारत के फ्लैग वाले जहाज थे, हुँ, ना भारत, केवल भारत के क्रू उसमें था। भारत का क्रू सबसे ज्यादा, समुद्र के जितने भी जहाज हैं 80% क्रू उसमें भारत का होता है। हुँ, कि वो एक अलग प्रोफेशन है और उसमें भारतीय बहुत सक्षम है, और उसमें काफी सैलरी होती है हाई, तो भारत के लोग बहुत काम करते हैं। हुँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत सरकार ने इस इसका प्रोटेस्ट, और आप प्रोटेस्ट की लैंग्वेज देखिए, जो सेटकॉम की लैंग्वेज है वो देखिए, और आप भारत सरकार की लैंग्वेज देखिए। भाई ना आपका जहाज था, ना आपका तेल लेके आ रहा था, ना आपके फ्लैग में था, फिर आपने किस बात का प्रोटेस्ट करा? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा लिटरली, और यही बात अमेरिका को समझ में नहीं आई। हुँ, तो उन्होंने फिर से अटैक कर दिया। वो क्लियरली बोलते कि ये हमारे जहाज है। भाई आपने उस दिन रीढ़ की हड्डी की बात की थी, घुटने पे टेकने की बात नहीं की, तो रीढ़ की हड्डी खड़े नहीं हो पाए वो ढंग से। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि ये हमारे जहाज कैसे हैं, किसके जहाज है, हमारे अगर है तो हमारी किस कंपनी के हैं। भाई हुँ, हमारी कंपनियों को तो है नहीं है वो जहाज, हुँ, वो तो ऐसी कंपनियों को इसको पता ही नहीं चल रहा। वो हमारे फ्लैग में नहीं चल रहे थे, हमारा तेल लेके नहीं आ रहे थे। अगर तेल लेके आ रहे थे तो क्या हमने ईरान को टोल दिया? हुँ, किसका तेल लेके आ रहे थे? तो ये विरोध केवल एक करने के लिए कि हमने विरोध करा अमेरिका को। भाई ऐसे तो अब पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, सबको गाड़ी ढंग से चलाना चाहिए, ये तो इस तरह की बात हो गई। भाई गर्मी हो गई, पानी पीना चाहिए, आम खा लेना चाहिए, गर्मी हो रही है। हुँ, तो सही बात है, आम खा लेना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए, लेकिन भाई आखिर स्विट्जरलैंड में कोई थोड़ी गर्मी में आम खा लेगा, या वहां थोड़ी पानी पी लेगा।
भारत सरकार को क्लियरली ये अमेरिका को बोलना चाहिए था कि ये हमारे जहाज है, हमारा तेल लेके आ रहे थे और हमारी कंपनियां है और ये इसके मालिक है और ये इनके वो है। और अगर ऐसी बात है अवैध जी, तो सबसे पहले डीजी जो डायरेक्टर जनरल ये है शिपिंग का, उसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि इन जहाजों पे इंडियन क्रू चल कैसे रहा था। क्या इंडियन क्रू को चलाने के लिए जहाजों का लाइसेंस देने पड़ते हैं? क्या इस तरह के जहाजों पे उनको चलाने के लिए और उनकी जान जोखिम में डालने के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ने उसको अलाउ किया था क्या? ये एक जांच का विषय है, इसमें जांच सीरियसली होनी चाहिए। केवल ये अमेरिका को बुला के और धमका के बोले तुम जहाज आप युद्ध मत करो, आप यात्रा होने दो आसानी से, मार्ग खुले होने चाहिए। अरे ये क्या बात होती है? नहीं, बिल्कुल आपने एक ऐसे पहलू की तरफ ध्यान खींचा है जिस पे आमतौर पर लोगों को जानकारियां नहीं है और ये वास्तव में ये अपने आप में एक रहस्य का विषय है कि जिन जहाज़ों से तकनीकी रूप से, औपचारिक रूप से भारत का कोई संबंध नहीं है, उन जहाज़ों के ऊपर जब अमेरिका ने हमला किया और वहाँ का जो इंडियन चालक दल था, उसके सदस्य कुछ मारे गए या घायल हुए, तो उस पे इन लोगों ने नाराज़गी क्यों व्यक्त की? उन्होंने ये वो क्यों, आखिर क्यों, मतलब अल्लाह वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना है? अब्दुल्ला क्यों दीवाना? अब्दुल्ला क्यों दीवाना है? तो ये तो सवाल बहुत ही सुंदर चर्चा आपने की और कई बातें इसमें समझ में आई। इसी तरीके से जो अभी तो मुझे लगता है कि कुछ दिन तक ये सब चलता रहेगा और इसके ऊपर हम लोगों बिल्कुल। को बार-बार चर्चा करनी पड़ेगी। अगले 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 उसमें मैं आपको शांति प्रस्ताव का क्या हो रहा है उस पर भी चर्चा करके बताऊंगा। उस पे भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। ज़रूर धन्यवाद, ये चलेगा। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसमें को आप सवाल पूछिए, जो सवाल पूछना हो दर्शकों को, और हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप अपना बिल्कुल। फीडबैक हमें बताएँ। ज़रूर, 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 ज़रूर। थैंक यू, थैंक यू।